तो मैंने ना पता नहीं कितने बच्चों के मुंह से ये सुना है, कोई ऐसे लोग जो पहले किसी भी वजह से कोई डिप्रेशन में थे, है ना, कि भाई कोई महिलाओं के संबंध में ऐसा हो कि कोई उनके ट्रेजेडी हो गई हो, बीच में कुछ साल का पढ़ाई में भी गैप आ गया हो, अब उन्होंने पढ़ना शुरू किया। किसी लड़के के भी मान लो बीच में कोई एक्सीडेंट हो गया हो या परिवार में कोई ट्रेजेडी हो गई हो, बीच में नहीं पढ़ रहे थे, थोड़ा डिप्रेशन में चले गए, फिर यहाँ पे आने लगे। मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि हम कोचिंग आए थे तब बड़ा ही डिप्रेस फील किया करते थे, यहाँ क्लास में आने लगे उसके बाद सर पढ़ाई कितनी हुई नहीं हुई, सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो अलग बात है, अब मैं खुश हूं सर बैठने से, है ना, लोगों के साथ बैठने से। इसलिए ये सबसे अच्छा तरीका होता है दुख से बाहर निकलने का, लोगों में मिलिए, लोगों में जाइए। मेरे को याद है एक मेंस में मैं फेल हो गया था, तो मैंने अगले दिन क्लास नहीं ली थी कि मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि अरे यार, और कोई बहुत कम से नंबरों से, और उसमें भी सबसे अच्छी उम्मीद थी कि यार इस बार सबसे अच्छे पेपर हुए। तो दिलीप सर ने पूछा नवीन जी से, वो राजवीर आज कैसे नहीं, तो मैं नवीन जी को पहले कह दिया था मेरा मूड नहीं है क्लास लेने का, मेरे से नहीं ली जाएगी। नवीन जी ने कहा ठीक है भाई एडजस्ट कर देते हैं, तब कोई 2 क्लासें ऐसी लेनी पड़ती थी। सर ने मेरे को फोन किया कि कल से क्लास लेना। मैंने सर को वापस कहा कि सर वो मेरा मन नहीं करता, कमरे बैठे रहेगा, रूम बैठे रहेगा तो मन और खराब होगा, यहाँ आएगा तो मन वास्तव में हल्का होगा। और वाकई 2-3 दिन आए, उसके बाद में वापस सेम की सेम जिंदगी शुरू हो जाती है। उसके बाद अपने 3 दिन बाद में वैसे ख्याल आते हैं कि आरपीसी में कमी होगी, अपने में थोड़ी थी ना। भैया आदमी अपने आप को जस्टिफाई कर ही लेता है किसी ना किसी प्रकार से, तो लोगों के बीच में रहना सबसे अच्छा होता है। तो आप में से भी खूब सारे बच्चे जब यूं मुझे आगे कहते हैं कई बार कि सर मैं डिप्रेशन में हूं, तो मेरा उनसे पहला सवाल ये होता है कि तुम्हारा रूममेट कौन है? रूममेट है ही नहीं, तो इसीलिए तुम डिप्रेशन में हो कि तुम अकेले रहते हो, या तुम्हारे रूममेट जो है उससे तुम्हारी बातचीत होती है कि नहीं होती? तो सर बातचीत तो नहीं होती, तो इसीलिए डिप्रेशन में हो। इसलिए हमेशा 5-7 दोस्त होने चाहिए जिनके सामने जाके फट सके आदमी, है ना, कोई अच्छी बुरी कोई बात हो बताने का जी करता है तो जाके बताई जा सके। तो ऐसा नहीं होता आपके साथ है? मेरे तो जो उस समय तैयारी के दौरान वाले जो दोस्त रहे, ये जो उन दिनों साथ रहते थे, भले वो मेरे रूममेट नहीं रहे, क्लास में मेरे साथ बैठे, उनका रूम अलग था मेरा रूम अलग था, तो कई बार अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है अपने उनके साथ में। अभी भी ये वो यही है, या सिलेक्शन हो गया या कहीं पे पोस्टिंग है या यहाँ पे कोई काम कर रहे हैं, अभी भी मुझे कोई जैसे नई बात पता चल जाती है, मेरे पहले फोन उनको जाते हैं, अरे आज ये पता चला, हो गया, हाँ हाँ हमें तो 2 दिन पहले पता चल गया था, तेरे को लेट चल रहा है तो क्लासों में बिजी रहता है। और इतनी अच्छी बॉन्डिंग है उन लोगों के साथ मेरी कि जैसे अब उस टाइम के हमारे कोई साथ वाले हैं और वो कोई जयपुर आ गए, अब वो कहीं और रहते हैं, वो जयपुर नहीं रहते, तो आते मान लो मेरे को फोन करते हैं, तो मान लो मेरे को फोन आ रहे हैं, तो दो ही हो सकते हैं, या तो उसको मेरे से कोई काम है वो वहां से फोन कर रहा होगा, या हो सकता है जयपुर आया हुआ है मेरे से मिलना चाहता होगा इसलिए फोन कर रहा होगा। मैं क्लास में फोन उठा नहीं सकता, क्लास के मैं मिलने के लिए नहीं जा सकता, मैं नॉर्मली मैसेज टाइप कर देता हूँ। वो जो दोस्त यहाँ पे बाकी और रह रहे हैं जो हमारे उसी सर्किल के, केवल नाम लिख दिया कि मान लो मेरे पास किसी का फोन आ रहा है, अजय नाम के किसी व्यक्ति का फोन आ रहा है, तो मैं खाली अजय। अब उसके बाद वो जो दोस्त है अपने आप टेकल कर लेता है अजय से क्या बातचीत करनी है। वो फोन कर लेते हैं कि राजवीर क्लास ले रहा था, आप राजवीर को फोन कर रहे थे, मैं फ्री हूँ इधर आजा, बात ही करते हैं, राजवीर शाम को फ्री होगा तब मिल लेंगे। ये बॉन्डिंग ही तो है। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि यार ये भगवान की कितनी अच्छी दया रहेगी, कुछ ऐसे अच्छे लोग मिले जिनसे अपने को बात करने की भी आवश्यकता नहीं है, जो इशारों में भी समझते हैं कि ये चीज है। मेरे एक हम दिल्ली रहते बीच में, तो मेरे एक रूममेट जो यहाँ पे रूममेट नहीं थे, यहाँ अलग रहते, फिर दिल्ली में हम दोनों कुछ दिन साथ में रहे। वहां मैं उस आईएएस वाले आंदोलन में नेतागिरी करता था, तो वो मेरे कहते भाई मैंने उनको एक दिन कहा कि लो आप ही चलो, तो चले गए। तो एक दिन हमारी कोई ड्यूटी लगाई गई कि बीजेपी की सरकार थी, तो बीजेपी के अलावा जो पार्टियां हैं उनके नेताओं को आंदोलन में लेके आओ, विपक्ष आएगा तो मजबूती होगी। तो एक समाजवादी पार्टी के एक एमपी है, मध्य प्रदेश से राज्यसभा से थे, नाम बोल रहा हूँ उनका, सलीम मोहम्मद, एक मोहम्मद सलीम ऐसा उनका कुछ नाम। तो हम उनके घर पे मिलने के लिए गए, और उनके घर पे भीड़ भाड़ भयंकर वाली भीड़ सी हो रखी। मैं गया, 2 लोग और गए, वो मेरे रूममेट नहीं गए, 2 लोग और कोई साथ में गए। वहां पे गए, उनके घर पे मिलने की कोशिश की, कहा साहब थोड़ी देर में आएंगे, तो हम बैठ गए, जनता बैठी थी बाहर, हम बैठ गए। थोड़ी देर में आए तो उनके पीए को हमने कह रखा था कि हम यार स्टूडेंट है वहां से आए हैं, प्लीज हमें मिलवा देना, तो उनके पीए ने मिलवा दिया। क्योंकि अब इतने सारे लोग आते हैं, हमने जाके जैसे कहा सर ये है, वो दिन में राज्यसभा लेके आए थे, शाम को वो था, शाम को जन सुनवाई चल रही है उनकी, तो उन्होंने कहा भाई नहीं आ पाऊंगा मैं, आज तो मैं आ नहीं पाऊंगा, आप जाइए। तो हमें लगा कि यार शायद ये बात सुन लेते ना 5-7 मिनट तो कन्विंस हो सकते थे, पर अपने तो बात कही नहीं, कहे 1 मिनट मिला, सर आपको आना है, सर ने कहा नो। तो अब आगे ऐसे तो कैसे कहें, सुनो सुनो प्लीज सुनो, बात खड़ी होगी, ऐसे तो बड़े नेता कह नहीं सकते।
उससे ठीक 2 दिन पहले ईद निकली थी। मेरे पता नहीं क्यों दिमाग में स्पॉन्टेनियस आया, मैं सर मताना भले पर ईद की सेवैयां तो खिलाओ। वो तो वो बड़े राजी, उन्होंने कहा अरे 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 लाओ लाओ भाई बच्चों के लिए सेवैं लाओ। अब वो सेवैयां फिर वो बैठे हमारे साथ, तो मैंने उनको कन्विंस किया कि सर ये है, आपको चलना चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम चलो, मैं पीछे पीछे आता हूं, तब तक थोड़ी जनता को सलटा दूं। हम मेट्रो में बैठ के वो गढ़ लेके आए, तो आगे जब तक हम पहुंचे तब तक वो भी आ गए उधर से। वो आ गए तो मैंने मैंने जाते ही वहां लिखवा दिया नाम कि भाई मैं इन 3 नेताओं से मिलने के लिए गया था, 2 तो मिले नहीं, 1 मिले थे, साहब अभी आने वाले हैं थोड़ी देर के अंदर। तो जो भैया एंकरिंग कर रहे थे वो जैसे आए, तो मैंने कहा यार वो आए ना तो एंकरिंग मैं करूंगा, भले मेरे को 2 मिनट बोलने देना पर उनका इंट्रोडक्शन मैं दूंगा। तो उसने कहा क्यों तू ऐसा अलग क्या बोलेगा, हम ही बोलते हैं। मैं यार 2 मिनट दे देना, माइक क्या फर्क पड़ता है। जानते थे मेरे को, तो उनका ठीक है। तो वो जैसे है तो उन्होंने मेरे को सारा क्या तू बोले, तो मैंने माइक लिया और मैंने माइक लेकर कहा कि भाई साहब पधारे हैं, अभी अभी हम गए थे और हमने इनसे रिक्वेस्ट की, हाथों हाथ आगे इस बात के लिए इनका स्वागत होना चाहिए, बच्चों ने तालियां बजे। फिर मैंने कहा एक बात और है कि आज राज्यसभा में विपक्ष ने अपना मुद्दा उठाया, भाजपा सरकार के सामने मुद्दा रखा और कहा कि बच्चों की समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। सरकार हमारी समस्या पर ध्यान नहीं दे रही, विपक्ष हमारी बात उठा रहा है, इसके लिए विपक्ष को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। पर जब विपक्ष ने मुद्दा उठाया तो राज्यसभा के जो सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, वेंकैया नायडू, तब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जो कि हमारे उपराष्ट्रपति महोदय हैं, जो कि राज्यसभा के सभापति है, उन्होंने कुछ सांसदों को राज्यसभा से बाहर निकाल दिया कि ये बदमाश लोग हैं जो उन बदमाश बच्चों का साथ दे रहे हैं, इसलिए इनको यहाँ से बाहर निकाला जाए। तो राज्यसभा से निष्कासित वो कर देते ना, निष्कासित क्या मतलब आज के दिन के लिए आपको बाहर निकाला जाता है, तो हमको इनको बाहर निकाल दिया गया। और मैं को आप सबको मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वो जिन लोगों को बाहर निकाला गया है उनमें पहला नाम साहब का है। तो सबसे बदमाश बच्चे ये हैं जो हम बदमाश बच्चों का साथ देने के लिए आए। तो 44 बजा दी, उन्होंने माइक लिया, उन्होंने आगे बोलना शुरू किया। तो मेरे हाथ में एक पन्ना था, मैंने वो पन्ना लहरा के कहा कि भाई ये उन सांसदों के नाम है जिनको आज राज्यसभा से आउट किया गया था, उनमें पहला नाम साहब का है, ये हमारे साथ खड़े हैं। मैं नीचे आया तो मेरे वो जो रूममेट थे उन्होंने मेरे को कहा कि एक बात बताऊं तेरे को, इनका नाम पहला नहीं है, इनका नाम लिस्ट में कहीं नीचे है। मैं तेरे चेहरे से समझ गया तू झूठ बोल रहा है। तो मैंने कहा हाँ नहीं है, पर मैं जानता था कि पहला कहूंगा तो बच्चों में भी जोश आएगा और ये भी राजी होंगे, और ये तो ये कहने से रहेगी पहला नहीं है, गलत बोला। इतना बड़ा झूठ भी नहीं है किसी की जान पे बनाए, ऐसा तो झूठ बोला नहीं, मैंने तारीफ भी की थी। और स्टूडेंट भी कोई ये है नहीं कि जाके चेक करेगा कि पहला किसका है, और देख लिया किसी ने आगे का झूठे, पहले पे तो था नाम ही नहीं था, चौथे पे था। पर मैंने उनका आप कैसे बदला, उनका यार तेरे साथ रहते हुए 5वां साल है, तू बोलता है तो तेरे आंखों से मैं बता देता हूँ सच्ची बोला झूठ बोला था तू। तो आप लंबे टाइम तक साथ रहते हो तो फिर वो फील आना शुरू हो जाता है। तो होने चाहिए ऐसे दोस्त आपके जो आपकी चीजें पहचाने, जो आपकी कमियां जाने, वरना क्या दुनिया हमारी सब अच्छी बातें जानती है, क्योंकि दुनिया के सामने जैसा हम प्रेजेंट होते हैं उतना ही जानते हैं। आप मेरे से आधे घंटे मिलोगे तो मैं अच्छी बात ही तो करूंगा, मैं क्यों आपके सामने बुरी बात करूंगा। पर जब मैं आपके साथ 2 साल रहता हूं तो मेरी कमियां भी सामने आती है, और उन कमियों को वो सुधारने का प्रयास करते हैं, या वो हमें बताते हैं कि यार ये तू ऐसे करता है, ऐसे नहीं करेगा तो ऐसे तो ठीक हो जाएगा। तो होने चाहिए, इसलिए तुम डिप्रेशन में खोए खोए रहते हो एकदम। तो तुम्हारा कोई ऐसे दोस्त डिप्रेशन में, तो उसको क्या सलाह दोगे कि कोचिंग ज्वाइन कर ले, क्या सलाह दोगे? कुल मिला के 10 मिनट की बात का सार यही था कि अधिक से अधिक दोस्तों को क्या ज्वाइन करवानी है। यार तुम यार, मैंने इतना दिमाग लगा के कोचिंग का प्रचार किया है ना, ये कहानी भी पूरी झूठी थी। नहीं नहीं, कहानी सच्ची थी, कहानी से पहले गांव में ज्यादातर बाल विवाह हो जाया करते थे, पर बाल विवाह में लड़की को जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती तब तक भेजते नहीं थे। गांव में ज्यादातर किसान ही होते हैं, खेती का काम ही होता है। तो तेजाजी महाराज खेती का काम करने के लिए सुबह सुबह जल्दी उठ के जाते। पश्चिमी राजस्थान दिन में तो तपने लग जाता है, तो हल वगैरह चलाने का काम सुबह सुबह कर लो। अब सुबह यदि कोई 5 बजे उठ के खेत चला जाए तो खाना खा के नहीं जाएगा, तो खाना लेके पीछे से महिलाएं जाती। तो इनके जो भाभी जी थे वो खाना लेके जाते। तो मान लो खाने का टाइम होता है 11 बजे, एक दिन भाभी जी पहुंचे 2 बजे। तो तेजाजी महाराज ने भाभी जी कह दिया, भाभी जी यहाँ हल चलाने जैसा काम करो, ऊपर से सूर्य भगवान तपते रहे, खाना तो टाइम पे मिलना ही चाहिए, तो आप कम से कम खाना जल्दी ले आया करो। भाभी जी ने वापस कह दिया कि इतने गर्म फल के खाने तो खुद बड़ी को लेके आओ। तब तक अब उनकी पत्नी आती नहीं थी। तेजाजी महाराज ने कहा कि बात तो अब तो खाएंगे तो खुद बड़ी के हाथ की खाएंगे। तो तेजाजी महाराज अपनी पत्नी को लेने के लिए जा रहे थे, ससुराल कहाँ था, पनेर, वहां पनेर जा रहे थे। रास्ते में गांव है सुरसुरा, गुर्जर जाति की एक महिला थी, उनका नाम था लाछा। कोई उस समय गायें हुआ करती थी सब, तो गायों की लूटपाट हो गई।
तेजाजी महाराज पहली बार ससुराल जा रहे हैं तो पूरे दूल्हे बने हुए हैं, दूल्हे बने हुए तो हाथ में एकदम तलवार भी ले रखी है, भाला भी ले रखा है। अच्छा, ये बींद के हाथ में तलवार का कारण ये है कि दुल्हन आएगी आप वापस आते टाइम, और दुल्हन आएगी तो गहने होंगे, तो गहनों की लूटपाट नहीं हो जाए। पहले केवल दूल्हा नहीं, पूरी बारात तलवार लेके जाती थी। ये थे पहले बराती जाती 10-12 ही थे, बड़ा लवाजमा होता भी नहीं था, 10-12 बराती हुआ करते, पर जितने बराती होंगे वो सब अपना अपना हथियार साथ में लेके जाएंगे। इवन मतलब जब राजा महाराजाओं का तो टाइम था, तो मान लो ऐसा कोई फैमिली है जिनके पास में तलवार नहीं है या हथियार नहीं रखते हैं, उनकी बारात जा रही है, तो उन लोगों को साथ में लेके जाते जिनके पास हथियार है, कि वापस आते टाइम एक तो महिला है, दुल्हन है, दुल्हन के पास गहने होंगे पक्के, लूटपाट ना हो जाए। तो ये तलवारें ये सब उस चीज का था। फिर धीरे धीरे चूंकि सुरक्षा व्यवस्था की अब आवश्यकता नहीं, तो फिर बारात वाली तलवारें तो बंद हो गई। तो अब सिंबॉलिक रूम ने हमने दूल्हे के हाथ में रखी है, तू तो रख, है ना। पर अब दूल्हे वाले की भी आवश्यकता नहीं है ना, तो अब दूल्हे को पता नहीं पकड़नी कैसे है। फिर दूल्हा कोई तो ले लेता कंधे पे, है ना, कोई लेके चलता है ऐसे, क्योंकि हिसाब ये कहता है कि भाई यदि आप राइट ही हो तो इस हाथ में आपके तलवार रहे और इस एंगल पे रहे कि यदि आवश्यकता पड़े तो आप निकाल सको। अब इस हाथ में लेके चल रहा है, तो यदि आवश्यकता भी पड़े तो तू निकालेगा कैसे। तो चीजें थी, पर अब उनकी आवश्यकता ही नहीं है, तो हम क्यों वैसा ध्यान दें, हम ध्यान भी नहीं देते। तो तेजाजी महाराज जब जा रहे थे, तब रास्ते में लाछा मिलते हैं और वो कहते हैं कि भाई तुम मेरे धर्म के भाई जैसे हो, तुम्हारे पास हथियार है, मेरी गायों को लुटेरे लूट के ले गए, मेरी गायें बचा सकते हो क्या। तेजाजी महाराज उन लुटेरों का पीछा करते हैं, गायों को बचा के लेके आते हैं। पर कहते हैं जब वो जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक सांप जल रहा होता है। सांप के लिए ऐसा कहा जाता है कि सांप को मारने के बाद में जला देना चाहिए। यदि आप सांप को जलाते नहीं हो तो जिसने सांप को मारा उसकी तस्वीर वो आंखों में उतार लेता है और जानी दुश्मन बन जाता है। ऐसा हमने फिल्मों के अंदर देखा है कि फिर वो चुन चुन के बदला लेता है बाद में ना। और सांप यदि मर जाता है तो नागण, सांप के लिए तो गांव में इतनी सारी कहानियां कि सांप को मार दिया था तो जो नागिन थी उसकी सर्पिणी जो थी वो आके डस के गई। दादाजी की उम्र के लोग इस प्रकार की खूब कहानियां बताएंगे कि सांप को मारा, सांपण पीछे पीछे आ गई उसके, उसने घर उजाड़ दिया, अब देखो मैं क्या करती हूँ तुम्हारा। तो कि भाई सांप को मारने के बाद जला दो तो वो उसकी मोक्ष हो जाती है। तो एक सांप जल रहा था, तेजाजी महाराज को लगा यार बेचारा सांप जल रहा है, तो उन्होंने अपने भाले से उसको बाहर निकाल दिया। और सांप ने कहा कि तेजाजी महाराज मेरे को तो मोक्ष मिलने वाली थी, तो स्वर्ग पहुंचने वाला ही था, आपने बाहर निकाल दिया, तो अब मैं तो वापस जिंदा होना पड़ेगा, वापस जिंदा होना पड़ेगा तो वापस धरती पे रहना पड़ेगा, आपने तो ये तो गलत काम कर दिया। तो तेजाजी महाराज ने कहा सॉरी ब्रो, अभी तो कुछ हो नहीं सकता, मैं लाछा को वचन दे के आया हूँ, उनकी गायें बचाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे पास आऊंगा, यदि मैंने गलती की तो मेरे अपराधों की मुझे सजा देना। लाछा की गायें बचाने के बाद वापस जाते हैं, सांप को कहते हैं भाई जो तुम करना चाहो कर सकते हो। सांप ने कहा मैं तो क्या करूंगा, मैं तो डंक मारूंगा। पर मैं डंक कहाँ मारूं, तुम्हारे तो चारों तरफ खून ही खून आ रहा है भाई, युद्ध में तो घायल हो गए पूरी तरीके से। तो तेजाजी महाराज ने कहा भाई जीप पे तो मेरे को तलवार लगी नहीं, यहाँ पे तो खून आ नहीं रहा, तुम जीप पे डंक मार सकते हो। लेकिन तेजाजी महाराज के आप जब भी कभी कोई तस्वीर देखोगे वहां सांप कहाँ पे डंक मार रहा है, जीप पे डंक मार रहा है। फिर तेजाजी महाराज ने कहा भाई मेरी मृत्यु आज सांप के काटने से हो रही है, आइंदा से धरती पर मैं किसी को सांप के काटने से मरने नहीं दूंगा। पहले तो सच में यूं बड़े जोर जोर से गाया करते थे, जब यूं बैलों से ऊंटों से हल चलाते थे ना, लाग्यो लाग्यो जेठा साड कंवरते जा रहे लग तोड़ो लाग्यो सावण भादु। फिर वो बैल और ऊंट तो समाप्त हो गए, फिर ट्रैक्टर आ गए थे बीच में, ट्रैक्टर आ गए तो ट्रैक्टर पे कैसेट लगा के रखते। तो गांव के अंदर तो रात को यदि किसी के यूं बिजाई हो रही होती तो पापा यूं बताते कि आज फलाना जी की बिजाई हुआ है। कैसे पता चला आपको, तेजो चाल है, तेजा जी के गीत बज रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रही है, उनके बोई वगैरह का काम हो रहा है। फिर बीच में कुछ 10 एक साल आए थे जिनके अंदर सपना आई थी, है ना, तो गाने वो चलते फिर मीना भीतर बन जाएगी तेरी सॉलिड बॉडी रे। तो आजकल वापस महाराज वापस चल रहे हैं।